हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। अब देखिए, मगध के उत्कर्ष में मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि कई कारण रहे थे, जिसको हम राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण और भौगोलिक कारण के तहत हम समझ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे हम राजनीतिक कारणों में हम समझ लेते हैं कि यहाँ के जितने भी जो मगध था, वहाँ के शासक काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक रहे थे और इन्होंने निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास किया था। और उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग किया था, जैसे वैवाहिक नीति। जैसे बिंबिसार ने आपके देखा कि वैवाहिक नीतियों का अनुसरण किया था, जिससे वैवाहिक और कूटनीतिवश मतलब मित्रता, जैसे अजातशत्रु के साथ इन्होंने कूटनीति के तहत मित्रता की थी, तथा कई जगह पे युद्ध के द्वारा भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसे अब हम देखते हैं इसके, और इन राजनीतिक कारणों में एक कारण यह भी आ सकता है कि इन्होंने इनके राज दरबार में कई कूटनीतिज्ञ भी रहते थे, जैसे सुनिधि और दीर्घचारण। ये आपके बिंबिसार के राज्य में रहते थे। और वत्सकार थे वो अजातशत्रु के में, जो अजातशत्रु के वत्सकार ने बज्जी संघ को जिताने में इसकी पूरी हेल्प की थी, सहायता की थी। और तीसरी बात, यहाँ के जो मगध के जितने भी शासक थे, वो सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता पर ज़्यादा ध्यान रखते थे कि सैन्य शक्ति अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हम साम्राज्य विस्तार आसानी से कर सकेंगे। दूसरा कारण, जैसे भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण में हम बता सकते हैं कि ये दोनों तरफ से गंगा और सोन नदी के बीच में था, और दक्षिण में उसको विंध्याचल पर्वत द्वारा ये इसको घेरे हुए थे। और यहाँ की जो राजधानी थी, राजगृह या गृहब्रज, यहाँ की जो राजधानी थी, जैसे राजगृह है, गृहब्रज है, तो ये क्या थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियों से एक तो घिरी हुई थी। जो दूसरी राजधानी बनी थी इसकी, पाटलिपुत्र, वह भी मतलब क्या थी कि जल दुर्ग थी। मतलब यहाँ पर ये राजधानी बनी हुई तो चारों तरफ से पानी का घेरा बना हुआ था, तो ये राजधानी भी सुरक्षित थी, जिससे विदेशी आक्रमण होने का भय बहुत कम था। और ये मगध, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मगध है वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। जैसे गंगा की सहायक सोन नदी है, चंपा नदी है, ये मगध को घेरे हुए है। जिससे क्या हुआ, एक तो नदी जल मार्गों पर इनका पूरा नियंत्रण था, तो जिससे व्यापार में भी बहुत नदी मार्गों पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसके कारण ये यातायात करके ये व्यापार को भी बढ़ावा दिया है इन्होंने। और सैन्य संचालन के लिए भी इन्होंने इन नदियों का प्रयोग किया था। तो ये इस प्रकार ये भौगोलिक स्थिति में भी काफ़ी स्ट्रांग था। दूसरा, यहाँ पर कई लोहे की खान, जिससे लोहे की खोज हो जाने के बाद और लोहे की खान होने के कारण यहाँ की जो सैन्य शक्ति थी काफ़ी मजबूत हो गई थी। और लोहे की उत्पादन के बाद में क्या हुआ था कि यहाँ पर कृषि अधिशेष की अधिकता होने लगी थी। कृषि अधिशेष से क्या हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला, तो यहाँ पर संपन्नता का विकास हो गया। दूसरा कारण हम बता सकते हैं कि तीसरा कारण है इसका सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण क्या है कि जैसे सांस्कृतिक कारण में हमने वैदिक काल में पढ़ा कि जो वैदिक काल में जो देखिए, वैदिक काल में इधर मगध और इधर आर्य है, तो इसका आर्यकरण बहुत बाद में हुआ था। तो जो आर्य थे, इसको जो मगध को क्या बोलते थे, मगध कहा तो उसको क्या बोलते थे, बात्य कहा जाता था इनको। मतलब ये इन लोगों को निकृष्ट दृष्टि से देखते थे।
तो ये जो ये नदी थी जिसकी वजह से आर्यों का प्रसार यहीं, जैसे यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व में आर्यकरण हो गया और यहाँ आके मतलब 600 ईसा पूर्व में हुआ था, यहाँ पे 600 ईसा पूर्व के बाद में हुआ था। आर्यकरण से ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये था कि ये लोग यज्ञ में और इन्हीं चीज़ों में, यज्ञ विधि विधान और वेद पुराण वाली जो चीज़ें थी उन्हीं में ही ज़्यादा अपने आप को रत रखते थे, ये अपने माइंड को ओपन रखते थे। तो इनमें ये लोग एक स्वतंत्र सोच के थे, स्वतंत्र सोच के थे, संकीर्णता और इनकी में जो धार्मिक जकड़ता थी, जैसे ये लोग आर्य थे जो धर्म से ही पूरी तरह से बंधे हुए थे और मगध के लोग धर्म से ज़्यादा जुड़े नहीं थे। ये अपनी संपन्नता, अपने व्यापार और अपने समान भाव के, जैसे यहाँ पर जातिवाद, ये आर्यकरण में जातिवाद और जाति विभाजन था, ऐसा मगध में नहीं था। यहाँ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र सोच वाले लोग रहते थे, तो जिसकी वजह से ये भी एक कारण माना जा सकता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वेदों में हमें जानकारी, जैसे ऋग्वेद में किरीट मतलब विराट, विराट मतलब किरीट का उल्लेख मिलता है। तो विराट यहाँ के राजा विराट के बारे में ही कहा जाता है, जो वसुमती नगर बसाया था इन्होंने। अथर्ववेद में एक प्रार्थना में ये कहा गया है कि ये बीमारी कहाँ जाए, मगध को जाए। तो मतलब इनको बातें समझते थे, मतलब निकृष्ट समझते थे, तो इसलिए ये कहते थे कि मतलब ये बीमारी मगध के लिए जाए। और यजुर्वेद में भी मगध के भाटों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हमें वेदों से ये जानकारी मिलती है। अब जो मगध के उत्कर्ष में चार राजवंशों का मुख्य उल्लेख मिलता है। एक था बृहद वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश और चौथा है नंद वंश। अब ये जो नंद वंश है, तो इसमें सबसे पहला जो बृहद वंश आता है, इसके बारे में जानकारी हमें महाभारत और पुराणों में मिलती है। तो इसके बारे में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये बृहद वंश प्रथम शासक था और जिसका बद जो इसका एक शासक था जरासंध। तो जरासंध की जो शासक था, जरासंध की हत्या कृष्ण के कहने पर, महाभारत में ये उल्लेख मिलता है कि कृष्ण के कहने पर भीम ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से बृहद वंश के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और हर्यक वंश में जो प्रथम शासक होता है वो बिंबिसार होता है। तो बिंबिसार का उल्लेख मत्स्य पुराण और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। तो बिंबिसार को हम पहली बात कह सकते हैं ये संस्थापक था। दूसरी बात, इसका जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, क्षोत्रिक। इसका जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, इसका जो नाम मिलता है, पहला जो नाम है क्षेत्रोजस। जो क्षेत्रोजस नाम मिलता है, मतलब क्षेत्रोजस का मतलब होता है कि इसके जो राज्य में इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। तो मतलब कहते हैं कि 8000 गांव थे, इसके राज्य में 8000 गांव थे। तो जिसके कारण मत्स्य पुराण में इसको क्षेत्रोजस कहा गया है और जैन पुराण में इसको क्या कहा गया है, जैन अनुश्रुति में इसको श्रोणिक कहा है। मतलब इसका नाम बहुत दूर दूर तक सुना जाता था। जैन अनुश्रुति में इसको श्रोणिक कहा गया है क्योंकि इसका नाम बहुत दूर दूर तक सुनाई देता था। अब देखिए, उसके बाद में जो दूसरा जो इसका जो इसने अपना साम्राज्य विस्तार जो किया था, कई तरह से किया था। कह सकते हैं जो बिंबिसार है
उसने पहले वैवाहिक संबंधों से अपना विस्तार किया था। कहते हैं कि इसकी 500 रानियाँ थीं। 500 रानियाँ थीं। 500 रानियों में से जो सबसे, लेकिन 3 मुख्य रानी थी, इनके बारे में उल्लेख मिलता है। दूसरा वैवाहिक संबंध इस तरह से इसने वैवाहिक, दूसरा जो किया था मित्रता किसके साथ की थी? जो अवंती नरेश था, अवंती नरेश चंड प्रदोत। अवंती नरेश कौन था? चंड प्रदोत। तो चंड प्रदोत के इसको क्या था, ये बहुत खतरनाक राजा था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, चंड प्रदोत को जब पांडु रोग हो गया था, मतलब पीलिया रोग हो गया था, तो इसने अपना राजवैद्य था जीवक को क्या चंड प्रदोत के यहाँ, जो अवंती नरेश था उसके यहाँ पर भेजा, और इसके साथ मित्रता करके इसने इसको अपनी ओर मिला लिया। तीसरी नीति क्या अपनाई थी? युद्ध नीति। तो युद्ध नीति के तहत इसने किसको मिलाया था? अंग जनपद को। वहाँ का राजा बृहदत्त था, और उसको पराजित करके इसने ब्रह्मदत्त, अंग का राजा था ब्रह्मदत्त, तो उसको पराजित करके इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया था। अब देखिए, थोड़ा सा हम 16 महाजनपदों में मगध की जो स्थिति, जैसे ये मगध है, अब ये मगध है, और इसके ऊपर बज्जी है, इधर कौशल है, इधर अवंती है, और इधर काशी है, और यहाँ पर वत्स है, और इस जगह पे है अंग। अब ये मगध है। अब बिंबिसार साम्राज्य विस्तार नीति पे विश्वास करता था, तो अगर वो काशी को जीतता है, तो आपको पहले ही पता है कि ये काशी थी, वो कौशल जनपद के अधीन थी, जिसको कौशल नरेश ने पहले ही जीत लिया था। अगर वो काशी पे जीतता है तो एक बहुत बड़ी शक्ति कौशल से युद्ध होता है। दूसरी, अगर ये बज्जी संघों को जीतने का प्रयास करता है, तो ये भी 8 संघों का एक समूह था, गणराज्य था। उधर अवंती भी काफ़ी शक्तिशाली था। तो ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले अंगराज्य को ही अपने क्षेत्र में मिलाता है। लेकिन अगर मिलाने से पहले इसके पास ये समस्या थी कि अगर ये अंग पर आक्रमण करता है तो कहीं ये तीनों शक्तियाँ मजबूत होकर, इकट्ठा होकर कहीं मगध को पराजित ना कर दे। तो इनके जो 2 साहित्यकार थे, वो जो मतलब बिंबिसार के कह सकते हैं कि इसके बिंबिसार के 2 कूटनीतिज्ञ थे, 2 कूटनीतिज्ञ थे इसके, 2 कूटनीतिज्ञ थे, सुनिधि और दीर्घचारण। इन दोनों ने फिर जो बिंबिसार को एक सलाह दी कि अगर तुम शासक बनकर अगर इसको जीतना चाहोगे, तो ये पास की जो शक्तियां हैं वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगी, इसलिए इनसे कुछ संबंध बनाए जाएं जिसके कारण तुम अंग को जीत सकते हो। तो इसने बिंबिसार ने इसी तरह की नीति का अनुसरण करते हुए ये कार्य
प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध में आप देख सकते हैं कि वैवाहिक संबंध में सबसे पहले उसने वैवाहिक संबंध में कौशल देश की राजकुमारी महाकौशला के साथ विवाह किया और वहाँ का शासक था प्रसेनजीत। दूसरा जो विवाह किया था, जो बज्जी नरेश, जो बज्जी संघ काफ़ी शक्तिशाली था, तो उसकी नरेश की बेटी चेलना के साथ में। और जो तीसरा विवाह किया था, यहाँ पर गांधार नरेश है, वो कुरु जनपद, कुरु की राजकुमारी क्षेमा के साथ इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो जिस तरह से उसने कूटनीति के तहत ही इन सारे राज्यों को अपने फेवर में कर लिया। उसके बाद उसने अजातशत्रु के पास, मैंने बताया आपको कि अपना बीजक भेजा, वो जीवक एक राजभक्त था उसको भेजा, तो उसको भी अपने साथ में कर लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि मगध में अंग मिल गया है जो राजविजय के, और काशी है वो कौशल देश की राजकुमारी महाकौशला के साथ विवाह में काशी, प्रसेनजीत ने काशी को दे दिया। तो इस तरह से काशी, मगध और अंग ये क्षेत्र इसके साम्राज्य में बढ़ गए थे। लेकिन कुछ समय बाद अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु इसका पुत्र था जिसने इसकी हत्या कर दी। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। जो राजगृह थी, जो इसकी राजधानी थी, इसे कुशालपुर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कुशालपुर के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके बाद जो अगला शासक आया था वो आया था आपका अजातशत्रु। देखिए, प्रथम विवाह उन्होंने लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ में विवाह किया था। तो इस तरह से वो जो बज्जी संघ था उसको अपनी तरफ मिला लिया था। दूसरा विवाह महाकौशला के साथ, मतलब कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, उसके साथ किया था। तो इसके विवाह में काशी दहेज के रूप में इनको मिल गया था, जिससे काशी से 1 लाख का राजस्व प्राप्त होता था। फिर इसके बाद में जो तीसरा विवाह किया था वो मध्य देश या कुरु के समीप मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ इसने विवाह किया। और कई स्रोतों में मिलता है कि इसने चौथा विवाह भी किया था, जो एक लिच्छवी की गणिका थी आम्रपाली, उसके साथ भी इसके विवाह का उल्लेख मिलता है। बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को अवंती नरेश के पास में उपचार के लिए भेज दिया, तो जिससे उसको भी अवंती नरेश को अपनी तरफ मिला लिया और बृहदत्त को हराकर उसने अंग को अपने राज्य में। अब इसकी जैन मत के अनुसार अजातशत्रु ने अपने माता पिता को बंदी बना लिया था और बंदी बना के इनकी हत्या कर दी थी, जिससे क्या हुआ था, जो प्रसेनजीत था वो काफ़ी नाराज हुआ था। और इन दोनों के बीच में अब जो अगला शासक अजातशत्रु शासक बना, तो इसी ने राज्यकाल में, मतलब हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। जैसे अब देखिए, इसके जब उसकी मृत्यु हो जाती है, बिंबिसार की जब ये हत्या कर देता है, तो कौशल है, अवंती है, बज्जी है, मतलब वैशाली है, ये सभी इससे नाराज हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये काम करता है कि जो काशी जब इसकी हत्या, बिंबिसार की हत्या कर देता है, तो प्रसेनजीत काशी को वापस ले लेता है और सारा मतलब संबंध विच्छेद कर लेता है। तो ये काशी को वापस लेने के लिए वह दोबारा से प्रसेनजीत पर आक्रमण करता है, जिसमें प्रसेनजीत पराजित होता है। तो जो युद्ध होता है प्रसेनजीत और उसके बीच, प्रसेनजीत और अजातशत्रु,
प्रसेनजीत और अजातशत्रु के में युद्ध होता है तो अजातशत्रु विजयी रहता है और प्रसेनजीत पराजित होता है, जिससे क्या होता है, इसको काशी दोबारा से वापस मिल जाती है, काशी को ये जीत लेता है और प्रसेनजीत की बेटी वजीरा के साथ इसका विवाह हो जाता है। तो ये फिर से एक रिश्तेदारी में फिर से बन जाते हैं। दूसरा वैशाली के साथ, तो ये वैशाली जो बज्जी गण था वो काफ़ी शक्तिशाली था। तो क्या होता है कि जो बिंबिसार के दो अन्य पुत्र भी होते हैं, हल्ल और बेहल क्या होते हैं, भागकर अपने नाना के पास में चले जाते हैं और चेटक के पास में। तो और दो क्या करता है, ये अजातशत्रु उनसे उनको वापस मांगता है तथा सेना नायक के रूप में, और उसको जो 18 लड़ियों का जो हार दिया होता है उसको भी ये वापस मांगता है। लेकिन वह जो राजा चेटक होता है, जो लिच्छवी नरेश होता है, वो इसको वापस नहीं करता है। तो इसलिए वो वज्जी संघ को पराजित करने के लिए बड़ी कूटनीति से उस जो 8 गणों का जो समूह था उसको उसमें फूट डालने के लिए अपने एक कूटनीतिज्ञ था वत्सकार, जो कूटनीतिज्ञ हैं वत्सकार को ये यहाँ पर भेजता है। तो 3 साल ये उसके राज्य में रहता है, उसकी सारी सूचना ये अजातशत्रु को देता है और वत्स गणराज्य को जीतने में इसको 16 वर्ष का समय लग जाता है, किसको, अजातशत्रु को। इसके काल में कई प्रमुख कार्य हुए। तो इस तरह से ये बज्जी को भी, मतलब कौशल को भी जीत लेता है, वैशाली को भी ये जीत लेता है, मतलब बज्जी संघ को भी जीत लेने के बाद में अंग तो पहले ही से ही, क्योंकि जब अंग को जीता था तो बिंबिसार ने अजातशत्रु को अंग का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। उसके बाद में अजातशत्रु ने जब ये इसको जो वैशाली को जब इसने जीता था तो उसके लिए महाशिलाकंटक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि महाशिलाकंटक और रथमूलक नामक 2 स्वचालित यंत्रों का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक वो होता था जिसमें मतलब बड़े बड़े पत्थरों को उसमें रखकर फेंका जा सकता था, और रथमूलक मतलब अपने आप चलने वाला, स्वतः ही चलने वाला एक यंत्र था। इसके समय की सबसे प्रमुख घटना क्या है कि जैसे इसके समय के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद में यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाता है राजगृह में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में ये प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाता है। प्रथम बौद्ध संगति का ये आयोजन करवाता है, और जिसके राजा मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, और इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। और तो इस तरह से प्रथम बौद्ध संगति हुई। उसके बाद में अजातशत्रु एक ऐसा शासक था, उसने जल के महत्व को समझा। तो वो क्या था, वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन वो बना नहीं पाया, बल्कि इसने बस एक राजगृह का, जो राजगृह है उसका दुर्गीकरण करवाया था। किसकी वजह से? अवंती नरेश, क्योंकि अवंती भी उस टाइम पर काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। और जब उसके दोस्त की जब मृत्यु हो जाएगी, जब उसका मित्र की हत्या उसका पुत्र ही कर देगा, तो अवंती नरेश भी काफ़ी नाराज़ था। तो उससे सुरक्षा होने के लिए उसने जो अपनी राजधानी था उसका दुर्गीकरण करवाया था।
फिर उसके बाद में जो अन्य तीसरा जो शासक आता है वो आता है उदयन। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मतलब बहुत अधिक वृद्धि की थी। अंग को भी मिला लिया, काशी को भी मिला लिया, बज्जी को भी जीत लिया, कौशल को भी अपने अधीन कर लिया, क्योंकि कुछ समय पश्चात कौशल नरेश की मृत्यु हो जाती है और वह कौशल को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और उसके पश्चात अगला शासक आता है उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया था। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पुराणों के अनुसार उदयन के बाद नंदीवर्धन और महानंदी राजा हुए थे, लेकिन जो जैन धर्म है परिष्ट पर्वत, जैन ग्रंथ है परिष्ट पर्वत, उसमें बताया है कि उदयन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन कई बौद्ध ग्रंथों में हमें इससे सूचना मिलती है कि इसका एक अनिरुद्ध, एक मुंडक, एक नागदशक, ये 3 पुत्र हुए थे। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने करने के बाद में एक अमात्य था, बनारस का अमात्य था शिशुनाग, उसने हत्या करके यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अगला वंश आता है आपका शिशुनाग वंश। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, आई होप। अब आता है नया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग इस वंश का क्या था? संस्थापक था। इसकी जो बड़ी सफलता अगर शिशुनाग है तो ये मतलब कौशल कहा मिलता है कि ये कौशल के राजा और वहाँ की नगर बधू का पुत्र था, जिसको त्याग दिया था और इसकी रक्षा नाग ने की थी, जिसके कारण इसको शिशुनाग कहा जाता है। तो इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगर शिशुनाग वंश की अगर सबसे बड़ी सफलता देखी जाती है तो अवंती और वत्स गणराज्य को अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिलाने की। वत्स और अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाया था और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। तो वैशाली को राजधानी बनाने का सिर्फ एक कारण था कि जो बज्जी था, 8 गणराज्यों का एक समूह था, तो बज्जी में हमेशा विद्रोही होते थे। बज्जी से सुरक्षा के लिए, बज्जी पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। तो इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? वैशाली। इसका शिशुनाग का जो अगला जो शासक हुआ था वो आपका शिशुनाग वंश हुआ। तो शिशुनाग के बाद में जो अगला शासक हुआ था वो कालाशोक हुआ था। कालाशोक का जैन ग्रंथ दिव्य बदान में इसको कांकवड़ भी कहा जाता है। कालाशोक को क्या कहा जाता है? कांकवड़ भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। इसके समय की जो प्रमुख घटना है वह है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, जो इसने वैशाली में करवाया था। कहाँ करवाया था? वैशाली में करवाया था। और जिसके क्योंकि ये जैन धर्म, जब महावीर की मृत्यु को मतलब 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे, पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर्वकामीर। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष हो गए, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष हो गए
सर्वकामीर जो इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एक कालाशोक की किसी ने छुरा भोंककर इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में जो अगला जो शासक आया था नंदवंश, ये काफ़ी शक्तिशाली वंश रहा है। तो इस वंश का जो प्रथम शासक रहा था महानंदिन था। तो महानंदिन ने ही महानंदिन का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहा है, लेकिन जो इसको बस नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को माना जाता है। इसका वध भी, महानंदिन का वध भी एक शूद्र दासी पुत्र था महापद्मनंद ने कर दिया था। इसका वध किसने किया? महापद्मनंद ने इसका वध कर दिया। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए और इसी कारण इसको नंद वंश भी कहा जाता है। जो जैन ग्रंथ है महाबोधि वंश में इसके अनेक नाम मिलते हैं। महापनब जैसे कौन कौन से नाम मिलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये एग्जामों में पूछा जाता है। इसको एक राट कहा जाता था, एक राट या एक छत्र या सार्वभौम। इसको एक राट, एक छत्र या सार्वभौम इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने अपना साम्राज्य विस्तार, मतलब कलिंग को भी जीत लिया। इसका साम्राज्य विस्तार काफ़ी अधिक था क्योंकि ज़्यादातर जो हर्यक वंश में ही मतलब और रहा बचा शिशुनाग वंश में अवंती बस ये भी विजित हो गए। तो जितने भी साम्राज्य, इसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। इसने कलिंग पर भी विजय की थी। इसने कलिंग पर भी विजय की थी। तो वहाँ का जो कलिंग का एक अभिलेख है खारवेल, वहाँ का राजा था खारवेल। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो कलिंग में है उसमें इसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। और उसमें देखिए इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, नहर निर्माण कराया। इसका मतलब तंसुली, नहर का नाम था तंसुली नहर, तंसुली नहर का निर्माण करवाया था। इसका भी उल्लेख खारवेल। तो ये हम कह सकते हैं कि पहली बार, ये हम आगे पढ़ेंगे, नहर का प्रथम उल्लेखित साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है? तो कलिंग के खारवेल अभिलेख में, शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। उसके बाद ये कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को पाटलिपुत्र, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में लेके आया था। और एक प्रमुख बात इसके जो क्वेश्चन के रूप में कई बार आ चुका है कि इसके जो मित्र थे वो थे पाणिनि थे, जो इसके समकालीन थे, इसके मित्र थे। इन्होंने कौन सी रचना की थी? अष्ट व्याकरण की एक पुस्तक है अष्ट अध्यायी। तो अष्ट अध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि की थी। वो किसके राज दरबार में थे? महापद्मनंद के में, ठीक है, या महापद्मनंद के ये राज दरबार में थे। इसके बाद इसकी जो उपाधि एक राट एक छत्र मिलती है, दूसरी जो उपाधि मिलती है वो हमें भार्गव की मिलती है। क्वेश्चन आता है कि भार्गव की सर्वप्रथम उपाधि किसने ली थी? भार्गव का मतलब होता है परशुराम। इसने द्वितीय परशुराम की या परशुराम की उपाधि ली थी क्योंकि इसने जितने भी क्षत्रिय थे सर्व क्षत्रो संहारक की भी उपाधि ली थी। सर्व क्षत्रो संहारक, सर्व क्षत्रो संहारक की भी इसने उपाधि ली थी क्योंकि क्योंकि ये शूद्र पुत्र था तो सभी राजाओं को इसने पराजित करके, उनका संहार करके इसने परशुराम की उपाधि या भार्गव की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात इसके दरबार में और भी जैसे कात्यायन,
इसके दरबार में और भी थे, पाणिनि हो गए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इनको तीनों को क्या कहा जाता है? मुनि त्रय। इन तीनों मुनियों को मुनि त्रय कहा जाता है। इसके बाद महापद्म नंद की मृत्यु के बाद में एक जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, घनानंद, जो अंतिम शासक होता है, अब जो घनानंद था वह अंतिम शासक था। इसको पराजित करके इसने क्या किया था कि जनता पर बहुत अधिक कर लगा दिया था। तो जनता इससे संतुष्ट नहीं थी, वह भी चाह रही थी कि घनानंद को पराजित किया जाए। लेकिन घनानंद के समय की सबसे प्रमुख जो घटना है वो सिकंदर का आक्रमण था। सिकंदर ने आक्रमण किया था इसके समय पे। तो यूनानी सिकंदर यूनान के थे, तो यूनानी लेखकों में इसका नाम जो मिलता है अग्रमीज कहा जाता है। पूछा जाता है कि अग्रमीज किसको कहा जाता है, तो घनानंद को अग्रमीज कहा जाता है। दूसरी जो प्रमुख घटना है कि इसके समय ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और है इसके में कि इसके समय में इसके राज दरबार में बहुत विद्वान थे। एक तो थे वर्ष, उपवर्ष, बरूची, कात्यायन, प्रमुख दरबारी कवि थे। तो इस तरह से हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। इस तरह से हमारे ये नंद वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद जो नया वंश आता है वो मौर्य वंश आता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।